हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 सुजुकी जिक्सर SF155। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा, क्या चेंज हुई है, कितना आपको प्राइस पे करना होगा, फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइड करते वक्त आपको एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वीडियो के अंत तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि 2030 में ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू अनिमे सुजुकी बागुयाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं और कोई भी आप सुजुकी की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली कलर के बारे में बता दूं। टोटल 3 कलर वेरिएंट आपको मिलती है। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है पर्ल ब्लेज ऑरेंज। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्पार्कल ब्लैक और ट्राइटन ब्लू कलर जो है वो भी देखने में मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपडेट के बारे में। अमूमन हर बाइकों में या फिर स्कूटर में जो आपको 2 अपडेट देखने को मिल रही है, बड़ी OBD2 और E20 की अपडेट, वो यहाँ पर भी जो है आप लोगों को देखने में मिल रही है। OBD2 से ये हो रहा है कि यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें चेंज की गई है, सेंसर्स वगैरह ऐड किया गया है ताकि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सके और इसको BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको कंप्लाई करा के इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। और E20 से ये हो रहा है कि यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल इसको बनाया गया है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल अगर इंडियन मार्केट में आती है तो उस फ्यूल के साथ भी ये जो इंजन है आराम से रन कर जाएगी। एक चीज़ मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए और बता दूँ, अगर आप लोग कोई भी E20 कंप्लाइंट बाइक खरीद रहे हैं तो अभी जो नॉर्मल पेट्रोल आपको मार्केट में मिल रही है वो भी आराम से रन करेगी E20 इंजन के साथ, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा। तो ये तो था अपडेट। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे खासा अपडेट हुआ है, क्योंकि E20 अपडेट के पहले अगर आप लोग इसकी प्राइस देखते थे तो वो करीबन आप लोगों को 7 से 8 हज़ार रुपये कम पे करना होता था। अभी आप लोगों को ये करीबन 1,81,000 रुपीज़ तक की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगी, एटलीस्ट कोलकाता में। तो अब ये जो प्राइस बढ़ी है, क्या क्या चीज़ें मिल रही है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी एक यहाँ पर कलर तो अपडेट हुई है, 360 व्यू आप लोग को बाइक की थ्रू आउट द वॉक अराउंड देखने को मिल ही जाएगी। एक बार इसकी जो की है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई अपडेट वगैरह की में तो नहीं आई है, सुजुकी की लोगों के साथ आपको ये यहाँ पर देखने में मिलती है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED आप लोगों को यहाँ पर फुल जो हेडलैम्प का सेटअप है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। खास बात यह है कि इसको ऑन करने के लिए आपको इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बढ़िया बात है। एक चीज़ और है, यहाँ पर जो की है नॉर्मल की है, वेव की होना चाहिए था ये नहीं, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और हेडलैम्प वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा ऑरेंज कलर के साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, इसका जो अपर पोर्शन है। बाकी यहाँ पर हल्की सी वाइजर है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ये विंड ब्लास्ट में हेल्प नहीं करेगी। क्या है इसकी डायनामिक्स आगे हम लोग राइड करते हुए बात करेंगे। देन नीचे अगर आप लोग आते हैं तो सुजुकी के लोगों के साथ यहाँ पर काफ़ी तगड़ी से आपको यहाँ पर मडगार्ड देखने को मिलती है। देन टायर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की टायर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अगर R15 में देखते हैं वहाँ पर भी टायर ये जो सेक्शन वगैरह है वहाँ पर सेम है। NS या फिर N160 वगैरह में भी आप लोग को सेम ही मिलते हैं, लेकिन 162V4 भी अपाचे के वहाँ पे टायर साइज़ इससे कम है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक्सट्रीम में भी जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको यही टायर साइज़ देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं आप लोग को सेफ्टी के बारे में कहूँ तो यहाँ पर आप लोग को अभी भी सिंगल चैनल ABS ही मिलता है और ABS का जो रिंग है आप लोग यहाँ पर फ्रंट ये जो टायर है इसमें देख पा रहे हैं। देन अगर यहाँ पर फ्रंट में डिस्क के बारे में बात करी जाए तो 266 mm की आपको यहाँ पर डिस्क मिल रही है और सस्पेंशन आप लोग को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक ही मिल रही है। अगर आप इस ये फेयरिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जिक्सर की जो स्टिकरिंग वगैरह है वहाँ पर पूरी आपको दिख जाएगी। ये सारी चीज़ें स्टिकरिंग में ही आप लोग को यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर काइंड ऑफ ऑरेंज और ये मतलब ब्लैकिश टाइप की जो स्टिकरिंग है ये आपको यहाँ पर दिख रही है। अगेन नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सुजुकी की ब्रांडिंग की गई है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को वही सेम इंजन मिल रही है, 155cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। देन मैक्स पावर की अगर बात करी जाए तो 13.6 PS की आप लोगों को मिल रही है 8000 RPM पे और मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर 13.8 न्यूटन मीटर की देखने को मिलती है 6000 RPM पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं SCP लिखी हुई है। सुजुकी को परफॉर्मेंस ये काम करती है अंदर कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन वगैरह होती है उसको कम करके माइलेज और परफॉर्मेंस को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसको मतलब R15 वगैरह से कंपेयर करते हैं तो पावर फिगर्स जो है वो आप लोग यहाँ पर कम ही दिखते हैं। बाकी चलने में कैसी है आगे मैं आप लोगों को ड्यूरिंग द राइड बताने वाला हूँ। और अब बारी है यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट साउंड है उसको सुन लेने की।
तो दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने सुन लिया, बाकी बहुत ज़्यादा चेंज मुझे समझ में नहीं आई। अगर आप लोग को आई है तो बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। एक बार इसकी जो की है उसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं ऑन, और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी रियर सेक्शन में टेल लैम्प देखते हैं तो पहले की तरह आप लोग को एलईडी टेल लैम्प देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी सी यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है वो मिल रही है। फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स जो मैं सामने बताना भूल रहा था, रियर में भी आप लोगों को सेम ही यहाँ पर बल्ब की देखने को मिलती है। सुजुकी की जो स्टिकरिंग है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को मिल रहा है और यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिल रही है। थोड़ी सी नीचे अगर आप लोग आते हैं तो कीचड़ से बचाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये जो तगड़ी सी ये टायर अगर है वो भी देखने को मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देखते हैं तो काफ़ी चौड़ी सी आप लोगों को 140 बाई 60 सेक्शन की यहाँ पर देखने को मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको रेडियल टायर देखने को मिलती है। अगर आप इसको R15 से कंपेयर करते हैं वहीं पर आपको 140 सेक्शन के टायर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप लोग N160 NS160 या फिर अपाचे से भी कंपेयर करते हैं या फिर एक्सट्रीम से भी कंपेयर करते हैं, वहाँ पर आप लोगों को 130 सेक्शन के टायर देखने को मिलती है। ठीक है, और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो 220 सेक्शन की आप लोगों को यहाँ पर ये ब्रेक देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पर आपको बाइब्रेक की कैलिपर मिल रही है, सामने में ही बाइब्रेक की कैलिपर ही आपको मिल रही थी। और सस्पेंशन के अगर बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बाकी ये तो अभी हर एक स्पोर्ट्स गाड़ी में मोनोशॉक ही आप लोग को देखने में वैसे भी मिलती है। लेफ्ट सेक्शन में अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी सी आप लोगों को ये जो साड़ी गाड़ी या फिर आप लेग गार्ड कह सकते हैं वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। ओपन चेन सिस्टम है, थोड़ा सा मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा। साइड स्टैंड मिल रही है, मेन स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को मिलता है जो एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत देती है, जिसके बारे में आगे मैं आप लोग को चलते हुए बताऊंगा। और इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं तो 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही अभी भी आप लोग को ये देखने में मिलती है। और सीट हाइट अगर देखा जाए तो 795 mm है। इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। ओवरऑल जो इसकी वेट है 148 किलोग्राम की है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 यहाँ पर mm की देखने को मिलती है। टैंक आप लोगों को 12 लीटर की मिलती है और करीबन आप 45 किलोमीटर तक की माइलेज इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे अगर आपको मिला है एक्सपीरियंस, अगर आपको है इस बाइक के साथ ओनर हैं आप, तो नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। हैंडल बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये जो क्लिप ऑन टाइप में है ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। देन पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो ये इंजन किल स्विच है, यहाँ पर आप लोग को इंजन ऑन करने का स्विच मिल रहा है। मैंने एग्जॉस्ट साउंड आप लोग को इसकी ऑलरेडी सुना दी है। और वही अगर मैं आप लोग को इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आई बटन दी गई है। एक बार इसको दोबारा ऑफ करके ऑन करें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मतलब टर्न बटन नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट वगैरह अगर आप वो सारी चीज़ें चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप मतलब एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, जब आप यहाँ पर ये जो राइट कनेक्ट है एक सुजुकी की यहाँ पर जो मतलब सॉफ्टवेयर रहती है उसको अगर डाउनलोड इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सारे अगर आप कंसोल को जोड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टाइम है, फ्यूल गैस सेंसर है, टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, देन यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन यहाँ पर आप लोग को ओडोमीटर वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मोड और सेट का तो बटन है, अगर आप यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप 1, देन यहाँ पर आपको पेयरिंग के लिए भी ये बिल्कुल पूछती है। सिलेक्ट का बटन अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं एवरेज फॉर ट्रिप 1, देन ट्रिप 2, देन आप लोगों को यहाँ पर जो एवरेज मतलब माइलेज है वो आप भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं और बैटरी वोल्टेज कितना है वो भी आप लोगों को यहाँ पर आसानी से दिखती है। तो दोस्तों बाइक के बारे में पूरी तरीके से मैंने जो है आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। और चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन देखते हैं चलाते वक्त आपको एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है। तो चलिए दोस्तों राइड रिव्यू करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले यहाँ पर जो सीट है उसके बारे में बात करते हैं। प्रेस करके देखा जाने पर सॉफ्ट तो नहीं लग रही है, बैठ के यहाँ पर देखते हैं। ये जब आप इस पर बैठ रहे हैं ना, देखिए ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब हार्ड है लेकिन सॉफ्ट नहीं है, कंफर्टेबल है। ठीक है, साइड स्टैंड हटा दिया है, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और ये गो लिख कर आ चुकी है। चलिए फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर और ये थर्ड गियर। अब दोस्तों मैं कहना चाहूँगा इनिशियल एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती है, मतलब 13.6 PS तक की जो पावर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आती है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप R15 वगैरह से कंपेयर कर रहे हैं तो लाजमी है दोस्तों वहाँ पर पावर 5 PS तक की करीबन ज़्यादा है। वहाँ पर आप लोग को लिक्विड कूल इंजन मिल रही है तो वहाँ पर तो आपको ज़्यादा इससे दिखेगी। लेकिन अगर आप यूजुअली अगर आप देख रहे हैं तो अंडर पावर जैसी मतलब फील आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्लियर करके मतलब बताना चाहूँगा। अच्छी खासी आप लोग को ये पुल दे रही है, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है। अगर आप लोड के साथ भी खींच रहे हैं या फिर अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं तो एटलीस्ट मिड रेंज तक आप लोगों को यहाँ पर वो पावर की जो कमी है वो यहाँ पर फील नहीं होगी। ठीक है, और अब अगर मैं आप लोगों को सिटिंग पोजीशन के बारे में बताऊं तो मैंने अभी आपको कहा था कि सीट तो कंफर्टेबल है लेकिन जब आप बैठ रहे हैं तो हल्का सा आपको सामने की तरफ झुकना हो रहा है। आप देख सकते हैं रियर फिटेड फुटपैग है तो एक स्पोर्टी जो स्टांस है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और इस भाई की तरह हम भी थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए
आराम से आप यहाँ पर मोड़ पा रहे हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम का फील ही यहाँ पर नहीं हो रहा है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप टर्निंग रेडियस वगैरह भी देख रहे हैं ना, तो वो भी काफ़ी छोटी जगह पर आप मोड़ सकते हो। आपने देखा कि मैंने पैर नीचे रखे बिना ही मोड़ लिया और काफ़ी छोटी जगह पे, तो ये भी आप लोगों को प्रॉब्लम का कोई एहसास नहीं कराती है। चाहे आप राइडर हैं, पिलियन है, आपको अच्छा स्पेस मिल रहा है बैठने के लिए, और पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर वैसे फील नहीं होने वाली है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊँ तो यस, क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, नॉट हार्ड नॉट सॉफ्ट। और अगर आप यहाँ पर ये मतलब जो गियर है वो देखते हैं, तो गियर में ना चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, आपको ना थोड़ा सा वो एफर्ट के साथ करना हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, भले आप एफर्ट के साथ कर रहे हो, लेकिन आपको ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फंस रही है कहीं पे गियर, ठीक है, वो ऐसा फील आपको नहीं होने वाला है। और चलिए अब गियर क्लच के बारे में बात हो रहा है तो थोड़ा सा इंजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बता दूं, देन मैं इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर पर इसको मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। ये 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। देखते हैं ये 100 तक इसको भगाकर, और इसने 100 भी जो है क्रॉस कर लिया है। दोस्तों एक चीज़ तो मानना होगा, 95 के बाद भी ना आपको वो वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही है, तो मतलब जो रिफाइनमेंट ऑफ द इंजन है ना इज़ ऑफ नेक्स्ट लेवल। मतलब वाइब्रेशन समझ में ही नहीं आ रही है, और जूते ग्लव्स अगर आपने पहने हुए हैं तो फिर तो और ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। 95 100 तक जब आप जा रहे हैं उसके बाद हल्का सा समझ में आती है, बट वो भी अनोइंग नहीं है। ऐसे नहीं है कि अगर आप राइड कर रहे हैं तो आपको वो मतलब एक मतलब तकलीफ फील हो रहा है, मतलब इरिटेटिंग फील, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ अबाउट कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, तो वही आप रख सकते हैं 80-90 तक, यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसी है, तो अभी तो 100 तक मैंने इसको भगाया था, अगर आप इसको 100 मतलब 15-20 तक भी अगर आप भगाते हैं तो भी टॉप स्पीड कर मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर उससे ज़्यादा भी अगर आप भगा सकते हैं, तब भी आप लोग को यहाँ पर स्टेबिलिटी में वैसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। सिंगल चैनल ABS है, और सबसे पहले हम लोग फ्रंट देन रियर एंड देन दोनों को साथ में करेंगे। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक जो है उसको टेस्ट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 60, और ब्रेक अप्लाइड। तो ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों, मतलब आराम से रोकती है। और एक बात है, ये जो आप जो ब्रेक लीवर जब आप प्रेस कर रहे हैं ना, तो ये सॉफ्टर साइड पे भी नहीं है, हार्डर साइड पे भी नहीं है, मीडियम साइड पे, मतलब जितना आप मतलब पुल कर रहे हैं ना उतना ही आपको ये अच्छा जो फीडबैक है वो यहाँ पर ये बिल्कुल निकाल कर दे रही है। तो ये मेरा आपको एक मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी ब्रेक बाइट फीडबैक में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, ठीक है। 266 mm की है, लेकिन काफ़ी तगड़ी बाइट आपको यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दे रही है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, ले चलते हैं इसको भी 60 पे, देन जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। और रियर ब्रेक को भी मैंने अप्लाई कर दिया है। ये आपने देखा हल्का सा आवाज़ आई थी, मतलब जब एक्सट्रीम मैंने इसको प्रेस किया है ना तब हल्का सा फिसली है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब गाड़ी अनकंट्रोलेबल हो रही थी। अब यही जो फिसलन होती है ना उसको रोकने के लिए एक तरीका है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पहले हल्का सा रियर ब्रेक का अप्लाई कीजिए, देन आप फ्रैक्शनल सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक का अप्लाई कीजिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, 60 पर ले चलते हैं एंड रियर ब्रेक विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए गाड़ी आराम से रुक गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है अगर ABS नहीं है रियर टायर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त बाइक फिसलेगी, अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी फिसल भी सकती है। तो उस टाइम पे आपको ये वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है, पहले रियर एंड देन फ्रैक्शन सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक, ये अगर आप अप्लाई करते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया तरीके से गाड़ी आपको रुकती हुई नजर आएगी। हाँ, रियर ब्रेक के बारे में अगर कहूँ तो मतलब जैसे हर बाइक में मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव है, और अगर आप साथ में दोनों का अप्लाई कर रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो वैसे अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ से ब्रेक का जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ब्रेकिंग अच्छी है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन और हैंडलिंग के बारे में बताऊं, सबसे पहले बात हो जानी चाहिए सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन ना दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, सामने का जो सस्पेंशन है मिड साइड पर आप कह सकते हैं, लेकिन रियर जो सस्पेंशन है ना वो काफ़ी स्टिफर साइड पर है, ठीक है। अब स्टिफर साइड पर इसलिए है, मैंने आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन के टाइम पर भी बताया था कि मतलब आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। आप स्ट्रेट लाइन जब आप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब चलाते वक्त वो आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। अगर आप लीन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। इन सारी चीज़ों पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर ये दे सकती है। एक बार दोबारा मैं यहाँ पर इसको टर्न ले लूँ
देन मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लीन कर रहे हैं ना तो भी आपको प्रॉब्लम फील नहीं होती और मज़ा आता है इनफैक्ट लीन करने में। और जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं ना 10-20 मतलब 20-25 किलोमीटर तक की स्पीड पर तो सही है, लेकिन अगर आप थोड़ी और ज़्यादा मतलब गड्ढों पर जा रहे हैं, थोड़ी और ज़्यादा स्पीड के साथ जा रहे हैं ना, तो आपको मतलब पीछे आपकी जो बैक है उसको झटका लगने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना होगा। सस्पेंशन के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब अगर हैंडलिंग के बारे में बात करी जाए तो आप ये समझ रहे हैं, ये देखिए 148 किलोग्राम की इसकी ओवरऑल वेट है, लेकिन जब आप चला रहे हैं वो आपको फील ही नहीं हो रही है। और ऐसा है ना कि ना आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना आप गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, आप गाड़ी पर बैठे हैं और हल्का सा झुक भी रहे हैं, तो रोड के साथ आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ी है। इनफैक्ट आपको चलाने में मज़ा आ रहा है। हैंडलिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी तगड़ी है। और यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है देख सकते हैं, अगर आप सही से सेट कर रहे हैं तो रियर व्यू भी आपको अच्छी तरीके से दे रही है। यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर है, स्पीडो ओडो टैको सब कुछ दिख रही है। अगर आप नए नए रास्ते ट्रैवल करते हैं, आप लोगों को अगर मतलब जैसे कि मतलब नेविगेशन अगर इस्तेमाल करना है तो वो भी आप ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छी आपको यहाँ पर जो फील है, राइड फील, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलती है। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं उसी जगह पर जहाँ पर हम लोगों ने वीडियो को स्टार्ट किया था और बात करते हैं अबाउट द कंक्लूजन कि कितना ज़्यादा सही होगा 2023 में ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन, शुद्ध हिंदी में सत्य वचन की घड़ी। अब ये बाइक जो है ना दोस्तों, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि भाई एक 150 सीसी की और बाइकों से ये ज़्यादा अंडर पावर लगती है, चलाने में मज़ा नहीं आता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब आप अगर इसको चला के देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगेन मैं कहूँगा R15 जैसी उतनी एक्सेलरेशन अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो सही नहीं होगा, आगे इसके बारे में बात करेंगे। चलाते वक्त दूसरी और किसी भी 150 सीसी बाइक से आपको अंडर पावर तो बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। खासकर इसकी जो एरोडायनेमिक ये जो मतलब फील है ना, जब आप चला रहे कॉर्नरिंग में आपको सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है। और टायर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं कॉर्नरिंग करने में, ये सबसे बड़ी बात है। रही बात कि R15 के मुकाबले कितनी ज़्यादा सही होगी, देखिए दोस्तों R15 आप करीबन 2,40,000 तक में खरीदते हैं, मतलब करीबन इससे 60,000 रुपये आप वहाँ पर ज़्यादा पे करते हैं। तो लाजमी वहाँ पर फीचर्स अच्छी मिल रही है, वहाँ पर आपको लिक्विड कूल इंजन, पावर टॉर्क फिगर भी आपको अच्छी मिल रही है। प्राइस के हिसाब से वो बाइक भी आप खरीद सकते हैं अगर आपको लिक्विड कूल इंजन चाहिए और 18 PS तक की पावर अगर आपको चाहिए तो। लेकिन जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं ना, अब मैं बताना चाहूँगा किनको खरीदनी चाहिए। बेसिकली आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपको एक मतलब एक स्टाइलिश लुकिंग, एक फेयर, एक स्पोर्टी बाइक आपको चाहिए इन द वेरी सेम, आप कह सकते हैं कि टाइम पे आपको मतलब माइलेज भी अच्छी चाहिए, लुक भी अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल राइडिंग आपको चाहिए, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल वगैरह, क्योंकि आप नए नए रास्तों को ट्रैवल करते हैं, आप थोड़ी सी ज़्यादा टेक सैवी हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पसंद है, तो भी आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। और एक बात है, आप R15 के साथ डायरेक्ट इसको कंपेयर नहीं इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर पावर टॉर्क फिगर्स वगैरह ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन आप प्राइस भी वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक ड्यूरेबल इंजन चाहिए थी, क्योंकि सुजुकी जानी जाती है, जापानीज टेक्नोलॉजी जानी जाती है अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, तो इंजन अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ वाली चाहिए, अच्छी लुक वाली बाइक चाहिए, आपको माइलेज भी 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए और आपको 1,70,80 तक अगर आपकी बजट आपको अलाउ करती है, तो 2023 में मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो भले ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव जरूर लगेगा, लेकिन आपको एक वर्दी बाइक बिल्कुल फील हो सकता है चलाने में भी और लुक में भी। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023 सुजुकी जिक्सर SF155। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल नीचे आप कमेंट मिलकर मेंशन कीजिएगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नया वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।